एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बिशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए हैं आपको मिलवाने एक खास मेहमान से। पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ शहजाद रफीक साहब मौजूद हैं। लाजवाल शाहकार फिल्में उन्होंने तख्लीक की। बहुत से सुपर हिट किरदार जो हैं वो उन्होंने मुतारफ़ करवाए और बहुत से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं शहजाद साहब, जो है वो किस तरह इस फील्ड में आना हुआ, आगाज़ क्या था और फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा बताएं। देखिए जी, मेरे वालिद साहब जो है वो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, लेकिन फिल्म मेकिंग उनका भी शौक़ था। तो वो बनाना तो मुझे डॉक्टर चाहते थे, लेकिन मैं नालायक जो है ना FSC ना कर सका। तो फिर मैं प्राइवेट FA किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, वहीं से पॉलिटिकल साइंस में और पंजाबी में मास्टर किया। तो फिर बाकायदा जो है मैं मुमताज़ अली ख़ान साहब का असिस्टेंट हुआ। तो मैंने कुछ 2-3 फिल्में असिस्ट की और पहली फ़िल्म जो है वो मैंने प्रोड्यूस की घूंघट। जो मेरा टारगेट था, जो पैशन था, वो डायरेक्टर था, लेकिन मैं वो तमाम प्रोसेस से गुज़रना चाहता था। फिर मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट भी करते थे। तो वो सारे प्रोसेस से गुज़र के पहली फ़िल्म घूंघट जो है वो मैंने प्रोड्यूस की। और आप सोलो प्रोड्यूसर थे घूंघट के? नहीं, उसके साथ मेरे साथ पार्टनर भी अच्छा। थे। तो सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे। तो घूंघट एक सुपर हिट फ़िल्म साबित हुई, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। वो उस वक्त जो स्टार सिस्टम था उसके बिल्कुल ही जो है ना वो एक मुखालिफ वो थी। नए लोग उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए। अरबाज़ ख़ान उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर एक सायरा ख़ान लड़की थी जो बाद में टीवी पे बहुत उसने नाम कमाया, वो थी। अंदलीब थी और शान का कमबैक हुआ उस फिल्म में। फिर साइमा बेगम का जो सारे है वो सुपर हिट उर्दू स्टार्स। सिनेमा की तरफ जो है ना उनका वो था रुख, वो इसी फिल्म से हुआ। तो इस हवाले से जो है ना वो एक अहमियत रखती है, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ उसमें रिश्ते भी जन्म लिए उस फिल्म में। तो वो फिल्म हिट हो गई। उसके बाद फिर मेरी दूसरी फिल्म थी निकाह। सैयद नूर और साइमा की तरफ इशारा है जब रिश्तों की बात करते हैं। जी, माशाल्लाह अल्लाह उनका ये रिश्ता कायम रखे। ये आगाज़ उसी फिल्म से हुआ और था। आपने जो आगाज़ किया पहली प्रोडक्शन से और स्टोरी राइटिंग और एज अ डायरेक्शन, सैयद नूर के साथ तमाम सुपरस्टार्स, अब हम देखते थे सुपरस्टार्स बन चुके हुए तमाम के तमाम। देखिए सैयद नूर साहब जो है वो मैं समझता हूँ कि वो खुद स्टार है। डायरेक्टर्स के अंदर भी स्टार होते हैं, ठीक है, जिनको एक्टर्स की उस हद तक ज़रूरत नहीं होती जो कि एक नॉर्मल आम डायरेक्टर को होती है। वो उनका अपना एक टैलेंट है, उनका एक अपना अंदाज़ है, फिर उनकी जो एफ़र्ट्स हैं टुवर्ड्स अपलिफ्ट पाकिस्तानी सिनेमा को अपलिफ्ट करने में, वो काबिल सताइश है। घूंघट प्रोड्यूस किया आपने, जी, कामयाब फिल्म हुई। जी। फिर उसके बाद उसके बाद निकाह जी, हम्म, निकाह संगीता बेगम डायरेक्टर थी। हम्म, तो उसमें शान और रीमा और शान की आपस में लड़ाई थी। हम्म, उस जमाने में जी, तो रीमा नहीं करना चाह रही थी। तो बहरहाल वो कैसे उनको मनाया फिर आपने? ये कोई मुश्किल नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट को कन्विंस करना। और रीमा बड़ी इंटेलिजेंट आर्टिस्ट है और स्क्रिप्ट सामने हो तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे इंसान जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है अच्छे कर काम लेते के हैं। लिए। उसका स्क्रिप्ट अच्छा था, स्क्रिप्ट अच्छा लगा उन्हें, तो दोनों ने काम किया और माशाल्लाह उनके कैरियर की वो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर अच्छा, बड़ी फिल्म बनी है। खामोशी से आप प्रोड्यूसर बन के, फाइनेंसर बन के आप फिल्में हम्म, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम्म। और किसी को अंदाज़ा नहीं था इस बात का, ना सैयद नूर साहब को, ना संगीता को, ना रीमा को, ना शान को, कि ये प्रोड्यूसर जो हैं ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। नहीं, उनको मेरे पैशन का तो पता था, सैयद नूर साहब को भी मेरे पैशन का पता था और फिर मेरी बैकग्राउंड का भी पता था। मैं मुमताज़ अली ख़ान साहब के साथ असिस्ट करके आया था
तो संगीता बेगम को भी पता था, बल्कि मुझे डायरेक्टर बनाने में संगीता बेगम का बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़े मुझे मौके दिए। एक सपोर्ट होती है ना कि चले करें, आप किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, करके दिखाएं। तो उस हवाले से संगीता बेगम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और निकाह जो है उसका रिस्पांस भी घूंघट की तरह बहुत जी, अच्छा रहा। थैंक गॉड वो भी बहुत बड़ी हिट हुई ना। उसके बाद फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ और मैंने फिल्म जो है रुखसती एज ए डायरेक्टर जो है उसका आगाज़ किया। तो बड़े शौक से वो फिल्म बनाई, बड़े पैशन से फिल्म बनाई, लेकिन एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो मेरी पहली फिल्म थी। वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मेरी एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म रुखसती थी। रुखसती। और किन डायरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर रहे थे पहले और उनके काम को देख रहे थे, और फिर प्रैक्टिकली आप तो मैदान में आ गए ना, आपने प्रोडक्शन की और एक एक सीन आपके सामने फिल्म बंद भी हो रहा है और आप प्रोडक्शंस भी देख रहे हैं और डायरेक्शन भी देख रहे हैं, कैमरा रखना भी देख रहे हैं। तो इसके अलावा जो है किसी को फॉलो कर रहे थे आप? जी, फॉलो मैं नजरुल इस्लाम साहब को ही किया। यानी इंस्पिरेशन आपने इनसे ली? जी, मैं जो एक फिल्म मेकर बनने का मेरा ख्वाब भी था जो है, वो मैंने बंदिश फिल्म उनकी देखने के बाद जो है ना, मेरे अंदर ये एक उमंग जागी थी कि मैं भी फिल्म मेकर बनूं। तो फिर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स के जो लेजेंड्स हैं उनका काम देखते हुए परवेज़ मलिक साहब मुझे बहुत पसंद थे। उनका जो काम है, उनका जो कंटेंट उनका इतना अच्छा होता था, उनका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा होता था। फिर पंजाबी में हैदर चौधरी साहब और हसन अस्करी साहब, तो वो तो मुझे हमेशा ही अच्छे लगे हैं। वो डायरेक्टर भी थे और दानिश्वर भी थे, और हमने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जो वो डिज़र्व करते थे। वो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत आगे की सोच के वो डायरेक्टर थे। आप एस्थेटिकली अच्छे हो सकते, बहुत से डायरेक्टर हैं जो स्पेशलिटीज क्या थी उनकी? मैं वही नजरुल इस्लाम साहब जो है ना, वो एक रोमांटिक सोशल शादी के बाद का एक रोमांस जो है उसके ऊपर उन्हें दस्तरस थी, और उनका जो ज़ौक़े जमाल है, उनके एस्थेटिक सेंस, उनके म्यूज़िक सेंस और उनका जो स्क्रीन जो थी वो अपना एक अलग थी। और ये बंगाली डायरेक्टर्स जितने भी हैं, चाहे सत्याजीत रे हो, चाहे ऋतिक घाटे को, या एहतशाम साहब हो, या हमारे बांग्लादेश के जो डायरेक्टर थे ज़हीर रेहान साहब हो, इनका एक अपना एक स्कूल है, एक बंगाली स्कूल जो है ना, वो एक बड़ा रियलिस्टिक है। अगर कमर्शियल फिल्म भी वो बनाते हैं तो वो बड़े धीमेपन से और बड़े रियलिस्टिक अंदाज से बनाते हैं। तो वो नजरुल इस्लाम साहब को वो चीज़ें बड़ी मुमताज़ करती थी दूसरों से। जो हसन अस्करी साहब हैं, हसन अस्करी साहब ऑलराउंडर थे। उन्होंने वहशी जट भी बनाई, उन्होंने सलाखें भी बनाई, उन्होंने दूरियां भी बनाई। मोहम्मद अली साहब बहुत अजीम आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क के लेजेंड थे वो। जो काम अस्करी साहब की फिल्म में मोहम्मद अली साहब ने किया है, उसकी आप मिसाल ले लें सलाखें, बाबरा शरीफ, और मोहम्मद अली साहब की एक यादगार परफॉर्मेंसेस हैं दोनों की अपने गाना। इसी तरह आप दूरियां फिल्म ले लें, दूरियां में मोहम्मद अली साहब और शबनम बेगम वो शाहकार है। इसी तरह रानी बेगम के साथ मोहम्मद अली साहब और हसन अस्करी साहब, किनारा फिल्म। तो वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कैरेक्टर्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो लोग सरायत कर जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो उन डायरेक्टर से माजी की एक सुपर हिट सलाखे के बाद आपने कैसे फैसला कर लिया कि मैं सलाखे बनाऊंगा? और इतना एक मुश्किल चैलेंज था, जाहिर बात है, सलाखे बनाना। माजी में एक इतना उसी टाइटल से एक शाहकार फिल्म जो है वो रिलीज हो चुकी। अच्छा, उसमें जो है मेरे स्क्रिप्ट को जो है ना, ये नाम बहुत सूट करता था। जिस मौजू पे मैं वो फिल्म बनाना चाह रहा था, वो मौजू के साथ बहुत रिलेट करता था। तो कुछ ये भी आप कह लें कि कहीं ये था, मुझे वो फिल्म जो है अस्करी साहब वाली भी बेहद पसंद थी।
तो इस उससे जो है ना उसका नाम अच्छा सलाखे रख लिया। लेकिन जी प्लीज। उसमें ज़ारा शेख और अहमद भट्ट का डेब्यूट था, जी, बहुत जी। से अवार्ड्स भी मिले, लेकिन उस तरह से वो लोग हिट नहीं हुए। क्या वजह थी? वो बहुत हिट हुई है। फिल्मी करियर जो था वो उस तरह नहीं। से आगे। ज़ारा का डेब्यू नहीं इस फिल्म से हुआ। ज़ारा जो है वो अपना तेरे प्यार में से आई, ठीक है। ज़ारा की जो मेजर हिट फिल्म्स हैं वो तेरे प्यार में और सलाखे हैं। सलाखे उस दौर में उसका जो बिजनेस किया है वो आज 50 करोड़ के बराबर है। और ऐसी फिल्म जिसके अंदर कोई स्टार नहीं है। मैं शान हमारे मुल्क का सुपरस्टार उस वक्त भी था, आज भी वो है, ठीक है। अब शान के बगैर उस वक्त फिल्म बनाना जो है ना वो सोच भी नहीं सकता था कोई। तो मुझे प्रोफेशनल प्रोड्यूसर मिले तो वो फिल्म बन गई। तो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक अच्छी फिल्म के लिए। अच्छा, ये शान वाले मामले में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये जो है फिल्म इंडस्ट्री जिन भी हालात से गुजर रही है, ओके, शान के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने कोई और स्टार हमने पैदा नहीं करना, बिल्कुल कोई और जो है वो ज़मानत किसी भी फिल्म की कामयाबी की ऐसा हीरो हमने नहीं बनाना। हाँ देखें जी, मैंने तो 2 दफ़ा कोशिश की। मुझे मेरी कोई शान के साथ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैंने 2 फिल्में उसके बगैर जो है ना बनाई है। सलाखें बनाई उसके बगैर, मोहब्बतें सच्चियाँ बनाई, और थैंक गॉड दोनों फिल्में बहुत अच्छी गई, हिट फिल्में हैं दोनों। लेकिन उस वक़्त जो एक रविश चल रही थी हमारे प्रोड्यूसर्स का, जो वो ईमान की हद तक जो है ना वो था कि जी शान के बगैर फिल्म नहीं बनानी। और उस यकसानियत ने जो है ना एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को भी ज़ाया किया। एक जैसी फिल्में जब बन रही हैं तो एक आर्टिस्ट को क्या अपने आप दिखाने को मिलता है। लेकिन जब अच्छी और नई फिल्मों की बात करते हैं तो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं मौका मिल रहा कि एक और सुपरस्टार पैदा हो या और से और आए पाकिस्तान में? स्टार तो स्टक क्यों पैदा हो गए कहीं पे? देखिए, स्टार तो पैदा हो रहे हैं, ऐसे ये कहीं रुक नहीं गया। ये कोई ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। आप वेन्यू बदल गए हैं। अगर फिल्म पीछे चली गई है तो टीवी आगे आ गया। टीवी हर रोज एक नया एक्टर पैदा कर रहा है, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए ना, और दोबारा वो रिवाइव होनी बच्चे चाहिए फिल्म बहुत इंडस्ट्री। अच्छा काम कर रहे हैं। हमें ये मानना पड़ेगा और हमें उन्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मैंने 3 सीरियल्स किए हैं। मैं परेशान हो जाता था कि वो मोबाइल्स से हमें बड़ी चिढ़ थी, जो है ना हम फिल्म से गए हुए थे। तो एक वहाँ एक रविश है, मोबाइल पे लगे हुए, शॉट नहीं है तो मोबाइल पकड़ा उस पर लगे। बट जो शॉट में आते थे वो मोबाइल रख के, तो आपको फील होता था नहीं यार ये तो मोबाइल के अंदर नहीं है, ये तो अपने सीन के अंदर है। इस कदर आला टैलेंट जो है ना हमारे मुल्क का है। और टेलीविज़न जो है, ये टीवी जो है, ये बहुत ही उम्दा जो है ना टैलेंट जो है ना प्रोवाइड आपको कर रहा है। तो दुनिया में कहीं नहीं होता कि टीवी का आर्टिस्ट जो है ना फिल्म का सुपरस्टार बन जाए। ये मुआजिज़ा यहीं पे हुआ है, क्योंकि इसलिए हुआ कि फिल्म ने पैदा करना छोड़ दिए, और टीवी से जो है ना वो आपको जो है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पे टीवी की बात की और आपने अप्रिशिएट किया, एवरीवन अप्रिशिएट्स, व्हाई नॉट। लेकिन जब हम टीवी की बात करते हैं, जो टीवी बनाने में, जो टीवी की जो ड्रामास बना रहे हैं वही अब फिल्में भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें एक स्लाइट डिफरेंस है? फिल्म डायरेक्शन बिल्कुल दूसरी दुनिया है, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं से मेंटेन होनी चाहिए। देखिए, ये कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं इसे बुराई समझता कि टीवी के डायरेक्टर जो है ना वो आके फिल्म बना रहे हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो टीवी की फिल्म लग रही है। सिर्फ इतना फ़र्क है इसे समझाने के लिए कि हम घर में रोज़ अपना जो है ना खाना बनाते हैं, जो उसमें बड़ी चीज़ें बैलेंस होती हैं, मसाला जात जो है ना चीज़ें, उसमें ऑयल भी बड़ा बैलेंस होगा, उसमें जो है वो दीगर चीज़ें भी बड़ी जो है ना वो ख्याल रख के बनाई जाएंगी। और इसी तरह ही जो है ना ओकेजन्स पे कोई देग पकती है। अब वो देग के मसाला जात जो है ना उनका जो है ना कुछ मकदार और होती है, उसका स्टाइल कुछ और होता है, वो एक शिद्दत होती है उसके अंदर। तो फिल्म जो है ना वो एक देग की तरह है, उसके अंदर आपको जो है ना। तो कैरेक्टर्स चेंज नहीं होने चाहिए इसी तरह जिस तरह टीवी के एक्टर्स है वही फिल्म में भी आ जाते हैं? अच्छा, उसमें मैं थोड़ा सा ना एक बड़ा डेप्थ में जाके आपसे मैं ये समझना चाहता हूँ। ये कुबरा खान है, मायरा खान है, सबा कमर है, ये टीवी भी कर रही हैं, फिल्म भी कर रही हैं। तो एक एक्टर जब टीवी सीरियल के लिए सीन रिकॉर्ड करा रहा है या फिल्म के लिए एक्स बंद करवा रहा है, तो कोई फर्क होता है?
उसे करवाने में क्या वो जो फिल्म का कैमरा है वो कोई जिन लग रहा होता है उसे, और टीवी का कैमरा उसको कोई चुड़ैल लग रहा होता है? कोई फर्क होता है इसमें? नहीं, कैमरे का तो कोई फर्क ही नहीं। अब तो अपना जो है ना एरियल एग्जा पे टीवी ड्रामा भी शूट हो रहे हैं, एरियल और एग्जा उसी पे फिल्में बन रही हैं। फिल्म बन रही है, वो नहीं। लेकिन एक स्टार जो है ना वो इन लोगों का नहीं बन सका। आज भी आप जो है ना रीमा को ले ले या और किसी आर्टिस्ट को ले ले, अपना जो है ना कहीं आ जाए पब्लिक में, और दूसरी तरफ से जो है ना ये आज की जो नस्ल है इनको ले आए, उन लोगों का ट्रेंड उनकी तरफ ज्यादा होगा। देखिए स्टारडम तो फिर वो फिल्मों वाला स्टारडम तो वो अलग होता है। ये इस तरह स्टारडम नहीं होता कि आप रोज फ्री में जो है ना टीवी पे भी नजर आ रहे हैं और आपके 1000 रुपया खर्च करके जो है ना वो लोग सिनेमा में भी जाए। देखिए फवाद खान की वैल्यू क्यों है, शान के बाद जो है ना फवाद खान क्यों है, वो टीवी पे बहुत ही कम नजर आता है, वो दस्तयाब नहीं है टीवी पे। तो इसलिए जब उसकी फिल्म आती है तो लोग उसे जो है ना और तरह से देखते हैं, या उसकी जो है कमर्शियल हैसियत जो है वो एक स्टार वाली है। अच्छा, वो जो ख्वाब आपने सजाया था फिल्म इंडस्ट्री में आने का, जब आप इस मैदान से बाहर थे और वहाँ जो चकाचौंध आपको लग रही होती थी, जब आपने कदम रख लिया और जब आप इसका हिस्सा बन गए, तो क्या उसी तरह की ये दुनिया लगी आपको या मुख्तलिफ थी? कभी मायूसी भी हुई, कभी अपने फैसले पे पछतावा भी हुआ, और वो कौन सी मुश्किलात थी जो आपको दरपेश आई जिनका आपने सोचा भी नहीं था? देखिए पछतावा तो नहीं हुआ मुझे, किस स्टेज पे कभी कोई वाकया हो जाता है? वो देखिए कुछ जो है आजमाइशें आती हैं, आप उन आजमाइशों से आपने गुजरना होता है। कुछ लोगों के रवैये भी होते हैं, वो रवैये भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन आपकी जो लगन होती है ना वो इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल माइनस कर देती है। आपको आप अपने काम में मगन है, आपको कामयाबी भी मिल रही है, तो आप लोगों के रवैये भी भूल जाते हैं, मुनाफ़क़त जो है वो भी भूल जाते हैं, जो लॉसेस होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो रुखसती मेरी जो फिल्म थी, मेरी ऊपर नीचे 2 फिल्में सुपरहिट फिल्म थी। रुखसती जो है वो फ्लॉप हो गई। मैंने जो 2 फिल्मों में कमाया वो मुझे रुखसती में लॉस हो गया। मैं एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। उसमें मेरे स्पॉन्सर थे एम्बेसी फिल्टर वाले, तो ब्रांडिंग थी उनकी। तो फिल्म मेरी फेल हो गई, मेरी अपना जो है ना सारा लॉस, अपना जो है ना गाड़ी भी चली गई, मैं पैदल। तो उन्होंने मुझे एक अपने इवेंट में बुला लिया एज ए गेस्ट। तो मैंने वो कुरानदाजी करनी थी। अब वो कुरानदाजी मैंने की, किसी की कार निकली है, मैं किसी की कार निकाल के बाहर मैं खुद रक्षण ढूंढ रहा था। तो ये एक प्रोसेस है, ये हर मेकर के साथ होता है। ये जो घर से निकले होते हैं ना अपना कुछ करने के लिए, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। आप एकदम जो है ना वो लूडो की तरह नीचे आ जाते हैं, फिर आपको ऊपर जाना पड़ता है। तो ये तो है। तो ये जब आप कास्टिंग करते थे तो आप मुतमईन, आप इंसाफ करते थे? क्योंकि शोमैन हदायतकर सैयद नूर पे तो इल्ज़ामात लगते हैं और आजकल तो बौछार है उन पे इल्ज़ामात की। वो रेशम कह रही है जी कि मेरा करियर को तबाह करने वाला सैयद नूर है। साइमा की वजह से जो है ना वो सना कह रही है जी मुझे इन्होंने बड़ी फिल्मों में वो मेरे करैक्टर थे वो साइमा को दे दिए। जो है ना रीमा को भी इस तरह के उनसे गिले शिकवे हैं। तो आपकी क्या सूरत हाल रही इस हवाले से? देखिए मैं तो बड़ा मोहतात होकर चला हूँ, मेरा किसी से कभी ताल्लुक़ ख़राब नहीं हुआ और ना मैंने कोई फेवरिज्म की है, सभी के साथ काम किया है और सभी ने दी बेस्ट अपना दिया है मेरी फिल्मों में। चाहे वो मीरा हो, चाहे रेशम हो, चाहे वो अपना साइमा हो। रीमा की बेस्ट फिल्म निकाह है, रेशम की बेस्ट फिल्म रुखसती है। रुखसती में हालांकि मुख्तसर उसका कैरेक्टर था लेकिन साल के सारे अवार्ड जो है ना उसे मिले। मीरा की इस्लाहें और रुखसती में उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो मैंने तो ज़ारा शेख के साथ काम किया, मैं कभी फेवरिज्म के चक्कर में नहीं पड़ा। नेचुरली बात है, कोई भी डायरेक्टर, वो सैयद नूर साहब हो या कोई भी हो, तो वो जब एक थोड़ा सा फेवरिज्म होता है तो वो कुछ ना कुछ तो उठता है, वो धुआं सा कहीं से उठता है। वो तारिक साहब का भी आप ले लें, हसन तारिक साहब वो रानी के साथ काम करते थे,
तो उनके भी इख्तलाफात हुए थे। एक फिल्म थी शमा परवाना, उसमें शबनम बेगम का कैरेक्टर छोटा था। तो मेरा ख्याल है कि ना इसमें कोई गिला करना चाहिए, आपके अंदर इनकार करने का हौसला होना चाहिए। अगर आपको एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही, आप फील कर रहे हैं कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, इनकार कर दें। लेकिन जब हम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का कल्चर देखते हैं तो क्या यहाँ पे भी कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है जिस तरह बॉलीवुड में है? बहुत सी स्टोरीज आती हैं माहिर। ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना बड़ी मासूम है। आप यकीन करेंगे, मैंने जो देखा है, वाकई पूरी इंडस्ट्री में सर मैंने तो लोगों को औरत की इज्जत करते देखा है। मैंने अपने पूरे कैरियर में जो है ना कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी ने किसी के साथ बदतमीजी की हो। औरतें पूरी भी इज्जत करवाती हैं अपनी। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक हैरेसमेंट जो होती है ना, मैंने अपनी लाइफ में कोई हैरेसमेंट नहीं देखी। मेरी नज़र में कोई ऐसा वाकया नहीं आया जिसमें जो है ना किसी फिल्मी आदमी ने कोई इनसाइड कोई चीज़ें हो रही हो तो मुझे नहीं पता। एक ज़ाहरा तौर पे जो है ना मैंने यही देखा है कि जो है ना कोई भी आती है लड़की, उसे लोग इज्जत देते हैं। और जिन लोगों की इज्जत की कीमत का पता है ना, जिन्हें हम मुख्तलिफ हवालों से जिक्र करते हैं कि जी इनका तल्लुक़ वहाँ से है, इनका तल्लुक़ वहाँ से है, उनको इज़्ज़त की कीमत का पता है। उनको मैंने इज़्ज़त करते भी देखा और इज़्ज़त करवाते भी देखा। आप एक प्रोजेक्ट करने जब जा रहे होते हैं ना, तो वो कोई इतना खुफिया प्रोजेक्ट नहीं होता कि वो किसी को पता ना चले। आपने तैयारी शुरू की और अब अपने कास्टिंग का मरहला आना है, तो कितना प्रेशर आता है कि वो हर करैक्टर के लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं आपसे, और ज़ाहिर है कि हीरोइन के करैक्टर के लिए ख़वातीन भी अप्रोच कर रही हैं, हीरो के करैक्टर के लिए मेल्स में भी खींचातानी है। मैं शान है, मोमर आना है, सऊद है, बाबर अली है, ये सब लोग हैं। तो अप्रोच करते थे, ऑफर्स भी होती थी, कभी कभी जो है हर तरह की ऑफर की मैं बात करता हूँ कि कभी जो है वो एक को फाइनेंस करने की ऑफर भी हुई होगी, कभी कोई इस तरह की ऑफर भी हुई होगी, और कभी कोई दूसरे प्रपोजल भी आए होंगे, कोई इस तरह की सूरत। ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। इससे जो है इनकार करना जो है ना या इससे फरार हासिल करना ये गलत होगा। ये चीज़ें तो होती हैं ये, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो सिंसियर है तो आप फिर कोई मिसकंडक्ट नहीं करते हैं। हाँ, गलतियाँ सरजद हो जाती हैं, कहीं आप जो है ना कोई फेवर कर देते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, वो कैरेक्टर उसका नहीं होता, तो वो एक आपसे प्रोफेशनल मिस्टेक है। और एक है कि आप बेनिफिट लेके जो है ना किसी को ओब्लाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एक मिस्टेक में और मिसकंडक्ट में फ़र्क है। तो मेरी तो कोशिश यही रही है कि जो है ना गलतियाँ मुझसे यकीनन हुई होंगी अपने कैरियर में, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ना मैं इसे अच्छा समझता हूँ और ना मैं कभी की। जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की जो है 90s में देखा जाए तो अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है एक्ट्रेसेस के करियर्स बनाने में, तबाह करने में। इसी तरह जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई ऐसी ताकतों का किरदार रहा? देखिए, ये अंडरवर्ल्ड जो है वहाँ की जो अंडरवर्ल्ड है वो और तरह की है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ अंडरवर्ल्ड नहीं है, यहाँ के जो है ना अंडरवर्ल्ड और तरह की। या कभी कॉल्स आई हो आपको अंडरवर्ल्ड से कि फलां एक्ट्रेस या एक्टर को रख ले किसी मूवी पे? नहीं, कभी कोई ऐसी कॉल आई। यहाँ की जो हमारी अंडरवर्ल्ड है ना, वो अंडरवर्ल्ड नहीं है, वो शोधा वर्ल्ड है। शुक्र है शोधा वर्ल्ड, आप उसको भी मासूम ही ना कह देते कि हमारी अंडरवर्ल्ड मासूम है। शोधा वर्ल्ड है। असल ये फिल्म हमारी तबाह कैसे हुई? भाई हर बंदा अपनी बरादरी का कोई बदमाश ले आया, ठीक है, वो 3-4 लोग मिल गए, उसने जो है ना उस बदमाश को हीरो बना के पेश करना, ठीक है। लॉसेस भी उनके डिवाइड हुए थे। फिर एक आर्टिस्टों की वैल्यू थी, शान की और साइमा की, लॉस भी कम होता था, तो वो एक ट्रेंड जो है ना चल पड़ा, ठीक है। वो बदमाशी के ऊपर फिल्में बनना शुरू हो गई। वो इस कदर बनी है, वो हमारे जो ऑडियंस क्रिएट हुई थी, उस नई ऑडियंस क्रिएट करने में सैयद नूर साहब का बड़ा हाथ है, हसन अस्करी साहब का बड़ा हाथ है, तो और डायरेक्टर्स जो हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
मसूद भट्ट साहब ने निक्की जी हाँ बनाई थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई थी। वो लोगों का एतबार उठता गया, खून आलूदा पोस्टर देख के, वो एक तरह के जो है ना गाने देख के, वाहियात गाने, तो सब असल में बुशरा ने कुछ वाकयात सुन रखे हैं और मैंने देख रखे हैं, तो वो देखे हुए वाकयात जो है ना मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा नहीं हुआ कि फिल्म का सेट लगा हुआ है एवेन्यू में, बारी स्टूडियो में, किसी भी हमारे शानूर स्टूडियो में, और डायरेक्टर ने एक पूरा अपना टाइम जो है वो टेबल बनाया हुआ है और उसके तहत वो सीन होने हैं, आज के 4 सीन होंगे या 6 सीन होंगे। सेट पे जो है वो साइमा जैसी हीरोइन भी है, शान जैसा हीरो भी है, रीमा भी है, मीरा भी है, और अचानक से जो है ना वो स्टूडियो के अंदर जो है ना वो डाले दाखिल होते हैं और वो पीछे से गनमैन उतरते हैं और एक जो है ना वो डॉन वो आके कहता है जी अपना शूटिंग रोक दें। शूटिंग रुक जाती है, वो कुर्सियाँ लेके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं ज़रा हीरोइन से कहें हमारे साथ बैठ के चाय पी लें, ये हीरो से कहें ज़रा चाय पी लें। ये वाक़या तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं सर। ये जनाब मैं ये कन्फेशन कर चुका हूँ, आपकी बात बड़ी हो, मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना कि ये जो है ना वो अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये शोधा वर्ल्ड है। तो ये शोधा वर्ल्ड जो है ना यही है। ये शुरू जब हुआ, मैं 2000 में एवेन्यू स्टूडियो छोड़ के चला गया था। 2000 में? हाँ, अच्छा ठीक है। सन 2000 में। वो छोड़ने से मुराद? मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया था बाहर, स्टूडियो प्रेमिसेस से बाहर ले गया था। अच्छा, वो ज़रा बताइए वजह। शराब पी के जो है ना कोई गालियाँ निकाल रहा है किसी को, कोई 10 बदमाश आ रहे हैं, वेपन्स लेके लोग फिर रहे हैं। तो वो जगह जहाँ पे क्रिएटिव लोग बैठ के शाम को जो है ना खुशबुएं लगा के अपना जो है ना सफ़ेद कपड़े पहन के टेबल्स लगते थे, ये तारक साहब का टेबल है जी, ये अपना जो है सुलेमान साहब हैं, ये हैदर चौई साहब बैठे हुए हैं, ये जनाब इधर खलील कैसर साहब बैठे हुए हैं। तो वो एक माहौल होता था, एक क्रिएटिव माहौल होता था, ठीक है। फिल्म डिस्कशंस होती थी, फिर कार्ड्स भी अगर खेलते थे तो वहाँ भी जो है ना लोग बातें क्रिएटिव ही होती थी, टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होती थी कार्ड्स खेलते हुए, तो क्रिएटिव ही जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी। तो ये आस्ता 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 से जो है ना ये सो कॉल्ड बदमाश जो है ना आना शुरू हो गए, ये लोग बेचारे मरना शुरू हुए, तो अपना जो है ना बेड़ा गर्क हो गया। और देखिए पॉलिटिकल भी बहुत, यानी कि जो बदमाश मर गया उसके साले सवाब के लिए दुआ की बजाय फिल्म रख ली और ना तो फिल्म बना दो। सर आपने यहीं से कंटिन्यू अपनी बात करनी है, सॉरी टू इंटरप्ट। इसी से जुड़ी हुई बात है कि बॉलीवुड भी आपका बड़ा आना जाना रहा, वहाँ आपकी दोस्तियाँ हैं, गुलजार साहब से आपकी हमने देखा बड़ी दोस्ती है, और इस तरह की दोस्ती जिसको वो ऑन करते हैं। और आप फिल्म सिटी बम्बई भी गए होंगे, जी जी, रामोजी स्टूडियो भी गए होंगे, जी जी, इंडिया, तो वहाँ भी माहौल इसी तरह का है कि कोई यानी कि एक आज़ादी नहीं है और एक पुरअमन फिजा नहीं है काम करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, और वो क्रिएटिविटी जो है उसको अप्लाई करने के लिए? नहीं, बिल्कुल वहाँ जो है ना बिल्कुल उलट है। अच्छा, वो लोग ऐसा लगता है पैदा ही फिल्म के लिए। उनका जो माहौल है, जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जो चीज़ें हैं उनकी, वो बड़ा प्रोफेशनली एथिकली जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं। अब उन्हें एक गाइडलाइन मिली शुरू से, ठीक है, हमें हिस्ट्री के जो है ना वो पन्ने खोलने पड़ेंगे, ऐसा क्यों है, यहाँ क्यों है और वहाँ ऐसा क्यों है। नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर था, नेहरू ने रियलाइज़ किया कि हमें दुनिया में इंडिया को सिनेमा के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। नेहरू ने एक फिल्म पॉलिसी दी, ठीक है, जो फिल्म आर्टिस्ट थे उनके साथ ज़ाती दोस्तियां कायम की। दिलीप साहब के साथ उनकी दोस्ती थी, राज कपूर साहब के साथ, देवानंद, तस्वीरें नेट में मिलती हैं, ठीक। यानी कि महबूब साहब जो मदर इंडिया और आन के डायरेक्टर थे, उनकी दोस्ती ऐसी थी कि जब नेहरू ओतू हैं तो वो सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो मर गए, ठीक है। तो नेहरू ने उस वक्त जो है ना इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है ना अपने मुल्क में शुरू किया, जो आज तक हर साल होता है। तो उसकी जो पहली स्पीच थी ना, वो उसकी पहली स्पीच ये थी कि मैं दुनिया भर की फिल्में जो हैं वो अपने मेकर्स को दिखाना चाहता हूँ और इनका काम दुनिया भर के मेकर्स को दिखाना चाहता हूँ। कमाल है।
ठीक है, और ये अंडर वन रूफ जो है ना, इनके दरमियान मुकालमा हो, इनके दरमियान गुफ्तगू हो। तो जब ये अप्रोच किसी लीडर की होगी, और थ्रू आउट सर आज तक जो बुशरा, सॉरी, हाँ जी, आज तक जो भारतीय जितनी हुकूमतें आती हैं उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी रही है फिल्म, जी, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। और हमारे यहाँ जो है आज तकरीबन नून लीग की हुकूमत है। इससे पहले नून लीग की हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी के अदवार भी रहे, पीटीआई के अदवार भी रहे। आखिरी दफा कब वफाक में या सूबे में कभी आपको फिल्म का कोई वजीर मिला हो, किसी के पास कलमदान हो, आपको लगा हो कि हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी है कि हमने फिल्म को हकीकी मानों में इंडस्ट्री का दर्जा देना है? क्या जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं वो इंडस्ट्री है सर? जरा बताइएगा। देखिए, इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के बेनिफिट्स होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं, वो हमको नहीं हासिल। बिजली के टैरिफ इंडस्ट्री वाले नहीं है, वैसे इंडस्ट्री डिक्लेयर है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री लगे जिस तरह इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में? ये नून लीग की गवर्नमेंट ने अपना फिल्म पॉलिसी जो है वो नाफिज की है, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने बुलाया, और 3 दिन हम इस्लामाबाद रहे, ठीक है, और वो सिलसिला जो है ना चला। ये सर इसी दौर की बात कर रहे हैं? ये प्रीवियस इनका, अच्छा, प्रीवियस गवर्नमेंट, जब वो थे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। जी, अब्बासी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट दूसरी आ गई। दूसरी गवर्नमेंट ने जो है ना, वो कैबिनेट से मंजूर हुई पॉलिसी जो है ना, उसको 3.5 साल जो है ना, वो उन्होंने जिस तरह रगड़ा है, हम इस्लामाबाद के चक्कर लगा लगा के थक गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम टेक्निकली ये था, वो कैबिनेट से मंजूर हुई थी, उसे वो छोड़ भी नहीं सकते थे, ठीक है, और उसे वो लागू भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट था। ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बड़ा सियासी तौर पे है, ये उनका प्रोजेक्ट है, ये इसे क्यों चलाएं, ये उसका प्रोजेक्ट है। ये तो शुक्र है खुदा का, ये परवेज़ लाई का प्रोजेक्ट जो है ना 112 के चल रहा है, ठीक है, किसी ने आगे से बंद नहीं किया। सर अभी आप जो है ना एक स्टेप ले रहे हैं, उस पर हमने आना है। हमने बुशरा के पास भी कुछ सवाल आते हैं। आप बागडोर संभाल रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, उस पर हमने बात करनी है कि आप क्यों लड़ रहे हैं। मगर क्या बॉलीवुड की तरह जब आप मिसाल देते हैं बार बार, तो आपके जो डायरेक्टर हैं, आपके जो एक्टर हैं, उन्हें वहाँ की सेलिब्रिटीज़ की तरह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने चाहिए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि जब कल्चर मिनिस्ट्री किसी को सौंपी जाए तो वो किसी जागीरदार वडेरे, किसी जमींदार को ना दे दी जाए जिसको पता ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामेंट में है ही वो, मिनिस्ट्री उसके हिस्से में आ गई या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को दे दी गई। आप लोग क्यों नहीं ये इकदाम उठाते, ये स्टेप लेते कि आप भी हिम्मत करें? आप पॉपुलर लोग हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर लें, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, और मिनिस्ट्री खुद इंडस्ट्री के लोगों के पास हो। वहां पे शर्मिला डिकोर जो है, पता नहीं अब हैं कि नहीं, सैफ अली खान की जो वालदा हैं, वो बड़ा अरसा इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स की चेयरपर्सन रही, वो सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन रही वो। देखिए, हमारे यहाँ जो है फिल्म को, और इस थोड़ा सा जो है मैं और तरह से इसे लेके आऊँगा जी। हमारे यहाँ बार बार की जो मार्शल लॉ है ना जी, ठीक है, वो एक जबरी हुकूमत है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, वो हमारे कल्चर को और हमारे फिल्म को हुआ, ठीक है। लेकिन सर परवेज़ मुशर्रफ का दौर कल्चर के एतबार से बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे बेहतर लग रहा जी। मैं उधर आ रहा हूँ जी सर। एक डिक्टेटर आता है, वो 11 साल जो है वो इस्लाम का जो है ना मंजन बेचता है, ठीक है, ठीक है। उसमें दुपट्टे की पाबंदी, ये पाबंदी, वो पाबंदी, हीरो हीरोइन के करीब नहीं आएगा, मौज़ूआत पर पाबंदी, बेड़ा गर्क हो गया। फिर वो एक तरह की फिल्में बनना जो शुरू हुई है ना, वो इसी वजह से शुरू हुई है। अच्छा, वो ये सेंसर पॉलिसी आ जाती है जी। अच्छा। तो वो लोगों को अपना, पुलिस की थोड़ी सी बेइज्जती हो रही है, तो वो घुटे हुए लोग जो है ना, वो स्क्रीन पे जब देखते थे ना, उनके कैथारसिस होते थे। इस तरह वो एक तरह की फिल्में जो है ना, वो हिट होना शुरू हो गई, ठीक है। वो बड़ा नुकसान जो है ना, हम ज़िया-उल हक के दौर से पहले की अगर आप फिल्में देखें और उस दौर की इंडियन फिल्में देखें,
आप टेक्निकली उनसे पीछे नहीं थे, ठीक है, क्रिएटिविटी भी थी, म्यूजिक भी था, सब कुछ था उसमें जो है ना। लेकिन ये 11 साल हमें जो है ना 100 साल पीछे ले गया और उन्हें 100 साल वो ऊपर चले गए। एग्री। ठीक, इसके बाद दौर आता है, फिर आ जाती है अधूरी जमहूरियत आ जाती है, 2.5 साल की बेनज़ीर की गवर्नमेंट आ जाती है, 2.5 साल की नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है। फिर इन्हें भी जो है ना इन अदवार में भी जो है ना बड़ी मिस्टेक्स हुई, फिर जाके कहीं इन्होंने रियलाइज़ किया। अच्छा सर, नवाज शरीफ को थोड़ा फरूल लतीफ़ा से था, आपकी तो मुलाकातें रही उस जी, दौर में भी? नवाज, मेरा ख्याल जितने भी हुक्मरान अब तक जो आए हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब, मैं एक वाक़या कोट करूँगा इसमें। रॉबिन घोष साहब ने मुझे वाक़या सुनाया। रॉबिन घोष साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और शबनम बेगम के हस्बैंड। हाँ जी, उनका नवाज शरीफ साहब के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक था, उन्होंने अपने हॉटलाइन नंबर भी उन्हें दिया हुआ। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो कोई मीटिंग, पार्टी मीटिंग चल रही थी, तो वो उनके जो पीए थे या पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, वो नई जी बात हो सकती। उन्होंने कहा जी वो जैसे ही फ्री होके आए तो उन्हें सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि रॉबिन दादा का फ़ोन था। वो कहीं मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने जो है ना मैसेज दे दिया, नवाज शरीफ साहब ने ना उन्हें फ़ोन किया और गाड़ी भेजी जी आप फ़ौरन अभी आएँ प्राइम मिनिस्टर हाउस। ओके। अब जनाब रॉबिन साहब बैठे हैं और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और मीटिंग की जो ब्रेक थी ना वो रुकी हुई है। अच्छा, अभी वो मीटिंग जी ब्रेक में है, ब्रेक। तो अपना जो है ना, दादा आपने वो गाना कैसे बनाया, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो गाना कैसे बनाया। तो कहे हुक्म करें किस तरह जो है ना, कहते हैं जी वो इखलाक अहमद साहब कैंसर चल रहा था उनका। अच्छा। उसके लिए कुछ जो है ना करें, लंदन में उनका इलाज हो रहा था। तो नवाज शरीफ साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से, वो एग्जैक्ट रकम मुझे याद नहीं है, 20 लाख की थी या 30 लाख की थी जो रॉबिन साहब ने मुझे बताई, उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से वो चेक जो है ना इखलाक अहमद साहब को दिया। कहते ये काम हो रहा है, ये बताइए। ये उनकी बीवी जो है वो PIA में है, तो वहाँ उनके लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। PIA की जो है ना रेजिडेंस जो है जी। वो भी उन्होंने फौरी ऑर्डर किए। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक दर्द दिल रखने वाले जो है, इसमें कोई पॉलिटिकल ऐनक लगा के मैं बात नहीं कर रहा, एक दर्द दिल रखने वाला आदमी है और फिल्म से मोहब्बत करने वाला इंसान है। और ये फिल्म पॉलिसी जो है शुरू उनके दौर से हुई। हालांकि जरदारी साहब का फिल्म से रिश्ता ज्यादा मजबूत रहा। जरदारी साहब फिल्म के अंदर प्रैक्टिकल रहे हैं। जरदारी साहब जाग उठा इंसान, सालगिरह, ये दोनों में काम किया। दोनों में काम किया। फिर जरदारी साहब का सिनेमा था बम्बिनो से, उनका था एक उनका वो एक ताल्लुक जो है ना फिल्म के साथ था। दोनों फिल्मों में उनका जो रोल था इसी तरह शरीफों वाला था जैसे वो आम जिंदगी में शरीफ है या? देखिए जी, शराफत का तो मुझे उनकी पता नहीं, लेकिन जो एक एज ए पॉलिटिशियन जो है ना वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। सियासतदान है, इसमें तो कोई सियासी शतरंज जो है उनसे अच्छी कोई नहीं खेलता। जी, देखिए पता है जब हम बात करते हैं अगेन फिल्म इंडस्ट्री की, अब आप देखें कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री समहाउ वीक है और इसमें कोई डिनाई नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसको बेहतर बनाने में किस तरह से फॉर्मेशन लाई जा सकती है? बल्कि इस बात को इस तरह से अब जोड़ लेते हैं, चूंकि आप जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन की सीट आप लड़ रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे जितना आपको जानता हूँ आपका ये मिजाज नहीं है सियासी, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन और लोग आपको वोट क्यों दें? पूरे पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर जो हैं वो आपको वोट क्यों दें? शहजाद रफीक उनको लीड क्यों करें? ये भी बताइए वजह। देखिए जी, एक तो पहला सवाल आपका जो है ना, फिल्म हमारी जो है ना कमज़ोर नहीं है जी। आज जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, मुझे इन पर फ़ख्र है। जो हम नहीं कर सके, ठीक है, जो जिद्दत लाने की कोशिश इब्तिदा मैंने की थी सलाखे से, मेरे प्रोफेशनल प्रोड्यूसर मिले, मैं बाहर गया, उसकी पोस्ट ये वो इंडिया में की, वहाँ की, एक स्क्रीन को चेंज करने की कोशिश की, वो सिलसिला आगे प्रॉपर नहीं चल सका। तो अब जो बच्चे आ रहे हैं या जो डायरेक्टर आ रहे हैं, बच्चों के जरा नाम तो नहीं जिनको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं जी बिलाल लशारी को बहुत अच्छा,
मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो पाकिस्तान का जो है ना प्राइड है, जिस अंदाज से उसने जो मौला जट बनाई है और जिस उसने मार्केट पाकिस्तान के लिए खोली है, उसने तो मार्केट खोल दी है। लेकिन 10 साल बाद उनकी करियर की तो खाली 2 फिल्में, हम उनके ऊपर कैसे रिलाई कर सकते हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री? फिल्में जो है ना, अगर आप तो यश चोपड़ा की फिल्में उठा के देखेंगे तो 16-17 फिल्में निकलेंगी। अगर गुलजार साहब की फिल्में उठा के देखेंगे इतनी ही निकलेंगी। ये फिल्मों जो इस तरह के मेकर होते हैं उनकी फिल्मों की तादाद नहीं ज़्यादा होती। शोएब मंसूर साहब ने अभी तक 3-4 फिल्में बनाई हैं, लेकिन शोएब मंसूर से बड़ा डायरेक्टर कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा सर, वो अपने उस पर ज़रा आइएगा। हाँ, देखिए जी, मेरा जो है इलेक्शन लड़ने का मकसद कतन ये नहीं है कि मुझे चेयरमैन का जो है ना लेबल लग जाए। मुझे इस चीज़ का कतन कोई शौक़ नहीं है। मैंने सारा चीज़ें देख ली हैं, शुक्र खुदा का। फिल्में डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की, हिट भी हुई, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिल गए, सिविल अवार्ड भी मिल गया। मैं तो अब जो यहाँ से अर्न किया है, जो यहाँ से सीखा है, जो यहाँ से कमाया है, जो मैं महसूस कर सकता हूँ कि यहाँ इसका कर्ज मैं कैसे अदा कर सकता हूँ, मैं तो वो करना चाहता हूँ। हमें जो है ना प्रोड्यूसर एसोसिएशन को स्ट्रेंथन करना है, और हमें जो आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म मेकिंग जो है पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म जो है वो हो। ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ जो है ना, एक गवर्नमेंट के पीछे पड़ने वाला बनना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट के जो मामला होते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक जो चीज़ें होती हैं, अपना जो है ना वो लाल फीता जो है ना, उसको जो है ना घुमाने के लिए आपको जो है ना वो पुश देने की जो है ना ज़रूरत है। उसके लिए वो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। ठीक है, मेरे अंदर ये पैशन है कि मैं ये अपने नए मेकर्स जो है, जिन्होंने बागडोर संभाल लिया है, इनके लिए कुछ कर दूँ। इस अदारे को, जो हमारा अदारा है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अदारा है। ये वाहद रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ठीक है, इसे जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ठीक है, अब नए आने वालों के लिए मौके पैदा नहीं करेंगे। मसलन मेरे मंशूर के अंदर एक चीज़ है कि मैं एक PFPA का चैनल, यूट्यूब चैनल जो है ना वो बनाना चाहता हूँ, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स का। जी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। उसके अंदर मेरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ से बात हुई। मैं चूँकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग जो है ना वो लेक्चर देने के लिए भी जाता हूँ, कि जब बच्चे थीसिस फिल्में बनाते हैं अपनी, जी जी, ठीक है, वो थीसिस फिल्में हमें दें, हम उस चैनल पे डालें उन्हें। ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो उन बच्चों के ही है, हमारा कोई तल्लक नहीं। ठीक है, हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस चैनल के ऊपर फिल्म फ्रेटर्निटी जो है ना वो सारी जो है ना ज़ाहिर है उसे वो देखेगी। अब किसी को टैलेंट नज़र आता है, किसी को कोई फीमेल आर्टिस्ट नज़र आती है, कोई बच्ची अच्छी नज़र आती है, अपना उभरती हुई स्टार, अपना किसी को कैमरा वर्क किसी का अच्छा लगता है, किसी को डायरेक्शन किसी की अच्छी लगती है, किसी की राइटिंग अच्छी लगती है, तो वो आपके पास एक शोकेस है। बिल्कुल ठीक। उससे प्रोड्यूसर्स को भी आसानी हो जाएगी। हाँ यार, ये कैमरामैन आया यार, इसने बड़ा अच्छा काम किया, भाई इसे बुलाओ। ट्रू, ठीक है। अब मसला क्या है, बच्चे जो है ना फिल्म मेकिंग पढ़ रहे हैं और जाके टीवी पे जॉब कर रहे हैं, उन्हें टैलेंट ज़ाया हो रहा है ना, ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो हर प्रोड्यूसर जो है ना नए टैलेंट को चाहता है, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के अंदर ये है, लोग जो पैसा लगाने वाला है वो बड़ा समझदार होता है, वो अपना नए लोगों नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टैलेंट नज़र नहीं आता अपना जो है ना। हमने देखे ना, जब सैयद नूर साहब की फिल्में हिट हुई ना, उस वक्त मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इस मुल्क को 10 सैयद नूर की ज़रूरत है, 10 और सैयद नूर चाहिए, एक सैयद नूर से ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमने वो 10 सैयद नूर नहीं पैदा किए। आज हमें डायरेक्टर्स की एक खेप चाहिए, बिलाल अशारी जिन्होंने, और अब देखें खेप आ रही है, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो लीडिंग डायरेक्टर है हमारा, नदीम बेग बहुत अच्छा काम कर रहा है, नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर रहा है, यासिन नवाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो लतीफ़ा इन ट्रबल जिस डायरेक्टर में रही उसने बहुत अच्छा काम किया है। फिर पैरेलल सिनेमा के लिए जो है ना हमारी फिल्में बहुत अच्छा बन रही हैं, बहुत ही फेस्टिवल्स के अंदर हमारी फिल्में इस वक्त पहुंच जा रही हैं। सर एक आखिरी बात,
पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर्स जो एक डायरेक्शन देते हैं माशरे को, वो शहजाद रफ़ीक को अपना लीडर क्यों चुने, वोट क्यों दें सर? ये बताइए, क्या खास वजह है? नहीं, मैं तो जब चेयरमैन नहीं भी था, मैं तो तब भी जो है ना ये हर उसमें जो है ना शामिल ना हो, इसकी फिल्म पॉलिसी के अंदर भी शामिल ना हो, और अपने प्रोड्यूसर्स के राइट्स के लिए भी जो है ना वो जो मुझसे हो सका वो मैं करता रहा हूँ। और जितने भी नए लोग आए हैं इनके लिए जो कुछ मुझसे हो सका, पोस्ट प्रोडक्शंस के हवाले से बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे कराची के दोस्त जिनको जो है ना मैं गाइड कर सका वो मैंने किया। ठीक है, मेरे अंदर जो है जज्बा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मुझे अपने फिल्म को अपग्रेड करना है, अपने सिनेमा को अपग्रेड करना है। ओके। ठीक है, हमारे जो मसाइल है सिनेमा एग्जिबिटर्स और प्रोड्यूसर्स के भी अपना मसाइल है। ठीक है, उन मसाइल को भी हमने हल करना है, जबकि हम अलग अलग नहीं है, सिनेमा और प्रोड्यूसर्स अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक रोड मैप की ज़रूरत है। ओके। एक मुकालमे की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है जितने भी प्रोड्यूसर एसोसिएशंस पहले हुई है ना, इन्होंने कभी किसी ने सेमिनार ही नहीं कोई करवाया। ठीक है, जब तक आप एक छत के नीचे स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, सेमिनार्स कराएंगे, गुफ्तगू करवाएंगे, मुकालमा करवाएंगे, और एक नए लोगों की अवेयरनेस का मौका आएंगे। अब हमारे आर्टिस्ट जो है वो कोई 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 2 करोड़ मांग रहा है, और उन्हें बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर 10 करोड़ रुपए की फिल्म ने बिजनेस किया है तो प्रोड्यूसर को बेचारे को क्या है, प्रोड्यूसर को क्या आना है। 55% सिनेमा ले गया, ठीक है जी, 10% या 15% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी कमीशन ले गया, और प्रोड्यूसर को जो बच रहा है वो 30 to 35% बच रहा है। उसके अंदर बेचारे ने अगर एक 10 करोड़ रुपया लगाया हुआ है वो पूरा कर रहा है। ओके। ठीक है, अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है टैक्स जो है ना लगाने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर इस बात का जिक्र करूँगा, ये हमारे चेयरमैन को क्रेडिट जाता है, जुल्फ़िकार अहमद साहब को। इन्होंने फौरी एक्शन लिया, वज़ीर ख़ज़ाना से मिले, आप डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और आपने वो रिवर्ट करवाया फैसला। ये आपका क्रेडिट है। लेजेंडरी हदायतकार शहजाद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद थे। अभी बहुत से सवालात बाकी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम जो है हमें उसका इख्तिताम करना पड़ रहा है। और शहजाद रफ़ीक जो हैं इंतहाई एक नफीस और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पढ़े लिखे हदायतकारों में इनका शुमार होता है। और इस वक्त ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन की सीट लड़ रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपना मंशूर बताया, और मंशूर में बुशरा ज्यादा वो यूथ को जो है वो बेहतर मौके और यूथ को जो है वो आगे लाने की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा खोया हुआ मुकाम दिलाने की बात कर रहे हैं, और सिनेमा और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के दरमियान जो एक खलीज है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ जी। बुशरा, बिल्कुल ठीक बात की आपने नईम साहब के शहजाद रफ़ीक जैसे मारूफ डायरेक्टर जिनके फ्यूचर गोल्स ये हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हमने रिवाइव करना, जो यूथ जैसा खूबसूरत टैलेंट है उसको वो प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी जो अब तक नहीं मिली और डिजर्व करती है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कॉफ़ी विद समा से फिर मुलाकात होगी एक एक्सक्लूसिव गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।